बकर आ रहा है आवाज। हाँ लिख रहा है उससे। इसमें जैसे ये जो कोड लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसका जो नाम है, हमको नाम सही नहीं लग रहा है। ये फर्स्ट डेट जो है, इसका नाम कर दो। मतलब फर्स्ट डेट नाम करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है ना। असल में स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि डेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम होना चाहिए सिंपल डेट या डेट टाइप, ऐसा कुछ होता है तब बेहतर बताइए। इसको चेंज कर लेते हैं, डेट टाइप। ये हमारा अपना टाइप हो गया। ये डेट टाइप का जो है ना, दो डेट बन गया। एक का नाम हो गया स्टार्टिंग डेट और एक का नाम हो गया करेंट डेट। हालांकि ये भी स्टार्टिंग डेट करेंट डेट तो सही है। इसका जो नाम था स्टार्टिंग डेट, इसका नाम बेसिकली होना चाहिए था डेट ऑफ बर्थ। जो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना कि करेंट एज ऑफ ए पर्सन बाई टेकिंग इनपुट डेट ऑफ बर्थ एंड द करेंट डेट, मतलब दो तरह का डेट हैंडल करना है, एक पर्सन का डेट ऑफ बर्थ और दूसरे पर्सन का जो है करेंट डेट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि इसका नाम होना चाहिए था डेट ऑफ बर्थ, और ये करेंट डेट सही है। फिर उसके बाद है चेक डेट एंड देन लीव, देन ईयर एंड देन मंथ एंड देन डे। इंटर फर्स्ट डेट। फर्स्ट डेट क्या करना है, इसको लिखो कि डेट ऑफ बर्थ। इसको फिर चेक कर लिए। चेक डेट अगर गलत हो गया तो फिर वो इनहेरिट, ये सही है। फिर इंटर करेंट डेट, ये भी सही है। अब है लीप, चेक कर रहे हैं कि लीप ईयर है कि नहीं है। करेंट डेट जो का जो ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं है। अगर वो लीप ईयर, अगर करेंट डेट का डेट, अच्छा इसमें भी एक प्रॉब्लम है। जैसे ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट, बेहतर होता है कि इसका नाम डे होता है। डे होता है, मंथ होता है, ईयर होता है। क्योंकि डेट जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि डेट तो ऑलरेडी यहाँ यूज किया हुआ है। तो अभी इसको रहने देते हैं। करंट डेट का डेट अगर स्टार्टिंग डेट के डेट से छोटा है और करंट डेट का मंथ अगर 3 है, अच्छा वो पूरा मतलब वो प्रॉपरली 30 से केवल काम नहीं किया हुआ है, 29 होगा या 20, ईयर अगर लीप है, ये भी गलत लग गलत रहा है, है मुझे। कैलकुलेट करना था। नहीं ये भी गलत है, ये यहाँ पे है ना, ये 2 होना चाहिए था, ये 3 नहीं होना चाहिए था। क्योंकि लीप का जो इफेक्ट है ना वो किसमें पड़ता है, फरवरी में पड़ता है। कि कोई भी ईयर अगर फरवरी, अगर कोई ईयर अगर लीप ईयर है तो उसका जो फरवरी वाला मंथ होता है ना, वो मंथ हमारा 29 दिन का होता है। तो हमको लग रहा है क्या है कि यहाँ पे मिस्टेक है, ये 3 नहीं होना चाहिए था, ये 2 होना चाहिए था ये। और फिर बाकी उसके अलावा ये है कि अगर 5 है और 7 है और 10 है और 12 है तो 30 ऐड होगा, नहीं तो 31 ऐड होगा, ये सही है। लेकिन ये 3 नहीं होगा, ये 2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फरवरी की चेक कर रहे हैं। फिर मंथ अगर लेस देन हो गया तो एक माइनस कर लेंगे और मंथ में प्लस कर लेंगे। बाकी ईयर निकालिए, मंथ निकालिए, डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स इज दिस। और ये चेक वैलिडेशन हो गया। 1850 से कम नहीं होना चाहिए और 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि 250 भी गलत ही है। और बाकी ये लॉजिक अपना सही है। दूसरा इसमें चेंज ये हो सकता था ना कि जैसे
ये जो फंक्शन बना हुआ है चेक डेट या वैलिडेशन वाला, इस फंक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 कंपोनेंट अलग लगा रहा है, डेट आ रहा है, मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है। जब ऑलरेडी हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर डेट को हैंडल करने के लिए, तो ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन में भी जो है ना इसी स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल यहाँ पास करना चाहिए था, ताकि तीनों कंपोनेंट को अलग अलग पास करने की जरूरत नहीं पड़े। तो उस केस में क्या करना होगा कि इस स्ट्रक्चर को पहले ऊपर डिफाइन कर लेना होगा। ये अप्रोच जो है ना सही नहीं है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर लो मेन रो पर यहाँ पर, ताकि इसको हम हर फंक्शन में यूज कर सकें। और यहाँ पे इस वेरिएबल को डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल स्ट्रक्चर डिफाइन करके छोड़ देंगे, दैट्स ऑल। और यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे उस स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसको डिफाइन कर लेंगे ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, अब ये कॉमन हो गया। कॉमन इन द सेंस कि इस स्ट्रक्चर को हम इस फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, इस फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, और इसको मेन में भी यूज कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। अभी क्या, इसके पहले क्या था कि जो स्ट्रक्चर था ये केवल मेन का पार्ट था। तो उसके बाद अब ये होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है चेक डेट वैलिडेशन, इस फंक्शन में 3 आर्गूमेंट नहीं पास करके इसी स्ट्रक्चर टाइप का एक सिंगल आर्गूमेंट पास कर लेंगे, तब फिर वहाँ से काम कर सकते हैं। ये फंक्शन कहने के कॉल हुआ होगा, चेक डेट वैलिडेशन है कि हाँ कॉल हुआ है, ठीक है, और दूसरा यहाँ कॉल हुआ है, 2 बार कॉल किया गया है। तो इसको मॉडिफाई कर देते हैं अभी, इसको ऐसा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्सट्रैक्ट डेट टाइप stru extract डेट टाइप। मान लो हमारा जो डेट है उसका नाम है डेट टाइप का डी बना लिए। जिसे हम यहाँ कॉल कर रहे हैं ना, अब इसे हम तीनों चीज नहीं पास करेंगे, केवल इस स्टार्टिंग डेट को पास कर देंगे बस। लाइकवाइज जब यहाँ कॉल कर रहे हैं तो यहाँ से केवल करेंट डेट पास कर देंगे। और फिर इस फंक्शन के अंदर जहाँ ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, यहाँ भी तो एक ही वेरिएबल हमारे पास आएगा, उसका नाम होगा एक्सट्रैक्ट डेट टाइप का डी, और ये तीनों वेरिएबल जो है ना फंक्शन के अंदर चला जाएगा। यहाँ लिखेंगे इंट डेट कॉमा मंथ कॉमा ईयर, और इसके बाद अब यहाँ लिखेंगे कि डेट इक्वल टू डी डॉट डेट, देन मंथ इक्वल टू डी डॉट मंथ, and year equal to d dot year। अब ये प्रोग्राम, अब इसका तरीका सही हो गया। फायदा ये हो गया ना कि हमारा ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो भी स्ट्रक्चर टाइप का हो गया। बाकी उसको कंपाइल कर लेते हैं। प्रोग्राम का नाम है स्ट्रक्चर डेट, जीसीसी स्ट्रक्चर अंडरस्कोर डेट डॉट सी। दो तीन जगह प्रॉब्लम है। एक तो जहाँ कॉल कर रहे हैं लाइन नंबर 32 में, वहाँ प्रॉब्लम है। लाइन नंबर 32 यहाँ पे ये डेट छूट गया है, केवल स्ट्रक्चर पास करना था। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे कॉमा छूटा हुआ है। अब इसको काम करना चाहिए। कर गया। इंटर डेट ऑफ बर्थ मान लो दिए किसी का कि 20/12/2001,
और आज का डेट दे रहे हैं 11/5/2020, 18 ईयर्स 5 मंथ्स। अब -9 डेज क्यों दिखा रहा है? -9 डेज तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि ये डेट हमारा जो है आज का है और ये पहले का है। तो 9 तो ये होगा नहीं। हम लोग जनरली क्या करते हैं ना कि आज वाले में से रिड्यूस करते हैं इसको, तो 11 में से 20 नहीं जाएगा, तो फिर कैरी लेंगे 5 से, और तब जो है 30 + 11 का जो वैल्यू आएगा उसमें से 20 माइनस कर लेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल हम लिए हैं, उसमें करंट डेट जो है ना वो है 2020/5/11। यहाँ पे इसी फाइल में लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। करंट डेट जो हमारा है वो है 2020/5/11, और जो डेट ऑफ बर्थ हम एग्जाम्पल में लिए थे वो था उसका 2001/12/20, 2001/12/20। दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे ना, वो डिफरेंस ऐसे निकालेंगे कि पहले ये देखेंगे कि 11 में से 20 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो नहीं जाने वाला है तो कैरी लेंगे। जब कैरी लेंगे तो ये 5 में से 1 माइनस होगा और 30 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब 30 ऐड हो गया, 31 ऐड होगा, वो डिसाइड उसमें ऑलरेडी किया हुआ है। तो इससे मई है, तो मई कितने दिन का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 दिन का होता है। तो 31 + 11 -20, ये हो जाएगा 31 + 11 -20, 22। तो ये वैल्यू जो है ना 22 हो जाएगा। इधर का जो वैल्यू है, अब ये तो घट करके हो गया हमारा 4, फिर 4 में से 12 नहीं जाएगा तो इधर से कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो 12 + 4, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16, 16 में से 12 गया तो फिर बच गया 4, तो ये हो जाएगा 5 यानी 4। फिर ये 2000 हो जाएगा 19, 2019 में से 2001 गया तो बच गया 18। ये आउटपुट आना चाहिए था। 18 साल 4 महीना 22 दिन, लेकिन आउटपुट आ रहा है उल्टा पुल्टा। आउटपुट यहाँ दिखा रहा है कि 18 साल 5 महीना और 9 दिन। उस कैलकुलेशन को चेक करना होगा, उस कैलकुलेशन वाले पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसको अपना कर लेना। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रक्चर रिजल्ट। स्ट्रक्ट स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। उसमें नेम है, रोल नंबर है, पेपर 1 मार्क्स, पेपर 2 मार्क्स, पेपर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। STD मतलब इसके STD इसका वेरिएबल हो गया। वैलिड मार्क्स, टोटल मार्क्स, ग्रेड। तो ग्रेड जो है वो इंटीजर टाइप का क्यों है? ग्रेड तो कैरेक्टर ना होना चाहिए, ABCD आएगा ग्रेड में। यहाँ ग्रेड में क्या डिस्प्ले हो रहा है? पहले इसको रन कराते हैं एक बार। GCC स्ट्रक्चर रिजल्ट। गेटेस जो है ना वार्निंग दे रहा है, F गेटेस यूज करना चाहिए यहाँ पे। कहाँ गया गेटेस? लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 20 यहाँ। नेम का जो लेंथ है वो कितना है? 50 है।
उसको 51 करो ताकि 50 कैरेक्टर्स हम इनपुट ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना होगा कि लिखना होगा कि एफ गेट एस। एफ गेट एस का फॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रिंग है, और ये भी बताना पड़ेगा, नहीं पहले स्ट्रिंग है फिर फाइल टाइप का पॉइंटर, ठीक है। यहाँ बताना पड़ेगा कि इसका मैक्सिमम कितना लेंथ होगा, फिर ये लिखना पड़ेगा कि std। अब इसको रन कराते हैं। नेम मान लो आ गया ABC, रोल नंबर हो गया 10, पेपर 1 का मार्क्स है 60, पेपर 2 का मार्क्स है 70, 3 का मार्क्स है 90, 4 का मार्क्स है 34, 5 का मार्क्स है 80। ठीक डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मार्क्स ऑफ 10 टोटल मार्क्स ऑफ हो गया 334 और ग्रेड हो गया B। सही है। इसको भी दोबारा डिस्प्ले करा सकते थे कि सही उसे कंफर्म हुआ कि नेम में नेम गया कि नहीं, रोल में रोल गया कि नहीं। आउटपुट कहाँ पे आ रहा है इसमें, अच्छा यहाँ पे है मार्क्स ऑफ 10 इज दिस, ग्रेड ये है। अच्छा ये ग्रेड जो है ना, वेरिएबल के नाम का भी चक्कर है। जैसे ये ग्रेड अक्सर में ग्रेड नहीं कंटेन कर रहा है, ये तो परसेंटेज ना कंटेन कर रहा है। बेसिकली कितना परसेंट है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई 5 जो है वो हमारा परसेंटेज है वो। तो इस वेरिएबल का नाम ग्रेड नहीं होना चाहिए। ग्रेड तो होगा ना वो चीज़ जो ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, वो ग्रेड होगा। वेरिएबल का नाम जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब वो एवरेज नहीं होगा, नहीं एवरेज तो ही है, ये एवरेज नहीं है असल में, ये परसेंटेज टोटल मार्क्स। हाँ टोटल मार्क्स बाई 5 है, तो असल में उसका परसेंटेज निकालना था, ठीक है। वही परसेंटेज या फिर एवरेज वहाँ पर लिख कर, हाँ तब उसका नाम सही होता है उसका। अच्छा ग्रेड से कंफ्यूजन हो रहा है ना, ग्रेड ग्रेड लगता है कि ग्रेड मतलब ABCD होना चाहिए, लेकिन ABCD थोड़ी है वो। अब वेरिएबल का नाम ग्रेड को वेरिएबल भी नहीं लेंगे सर उसका। नहीं, ग्रेड तो डायरेक्ट यहाँ डिस्प्ले हो जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है कि C है कि D है या B है या फिर ये, चलो ये चलेगा। लेकिन एटलीस्ट इसका नाम ग्रेड नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए था एवरेज या परसेंटेज। ऐसे काम ये कर रहा है, थोड़ा सा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। प्रॉपर अलाइनमेंट जैसे इतना ना वैलिडेशन इसमें लगा हुआ है, एक वैलिडेशन यहाँ है फिर वैलिडेशन यहाँ है। इसमें डू से बनाया, मतलब जैसे आप बताएं वैसे भी तो बन जाएगा नहीं। डू वाइल लगा हुआ है, ठीक है, लूप लगा हुआ है। ये चेक वैलिडेशन जो है ये फंक्शन हमारा यहाँ डिफाइन हुआ, मतलब प्रोटोटाइप इसका है। चेक वैलिडेशन यहाँ पे लगा हुआ है फंक्शन। अच्छा हाँ, असल में क्या है कि लूप लगा हुआ है कि जब तक वो वैलिड मार्क्स इनपुट नहीं होगा ना तब तक वो वहाँ पूछता रहेगा इस पर्पज़ के लिए। वो ठीक है, वो जब तक मार्क्स वैलिड इनपुट नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ने देगा उसको, इसलिए वहाँ लगा हुआ है। लेकिन ये जो अलाइनमेंट है ना, ये कर्ली ब्रैकेट का ये एक एक्स्ट्रा टैब में चला गया है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। अच्छा होना चाहिए इसमें। सब एक मतलब इंटेंशन सबका एक जैसा होना चाहिए। अब सही है, अभी लग रहा है कि ये सब मेन का पार्ट है। अब ठीक है, अभी केवल वेरिएबल का नाम था चेंज करना होगा, जहाँ ग्रेड लिखा हुआ है ग्रेड को परसेंटेज कर देना होगा, तब उसका प्रॉपर होगा। फिर जैसे ये जो स्टूडेंट डिटेल्स लिखा हुआ है ना, तो ये भी ठीक है, लेकिन बेहतर होता है कि इसका नाम होता है स्टूडेंट टाइप, क्योंकि ये स्टूडेंट टाइप का हम
एक नया स्टूडेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट डिटेल्स जो है ये वर्ड भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या सिंपल स्टूडेंट कर लेते हैं इसमें। तीसरा जो है लास्ट जो प्रोग्राम है वो है सैलरी वाला। हाँ ये बिल्कुल सही है, जैसे यहाँ एम्प्लॉय है तो ये सही है, या तो केवल एम्प्लॉय हो या फिर एम्प्लॉय टाइप हो, ये दोनों उसका सही है। फिर कोड है, बेसिक सैलरी है, ये अप्रोच पे काम करता है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर जैसे बेसिक सैलरी है तो बेसिक सैलरी फ्रैक्शन भी हो सकता है, मे बी फ्लोट करना चाहिए था, लेकिन चलो टोटल सैलरी डिडक्शन अलाउंस, इसलिए कि जब यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है ना तो कैलकुलेशन होते समय फ्रैक्शन होने का पॉसिबिलिटी रहता है। ये भी यहाँ पे ये भी काम करेगा नहीं, एफ गेटेस करना होगा, एफ गेटेस EMP नेम, और इसका जैसे एरे का साइज 80 नहीं करो, 81 कर दो। 81 करने का मतलब ये हो गया कि वी कैन स्टोर मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स, एक नल के लिए जाएगा उसमें 80 कॉमा, और कहाँ से इनपुट लेना है तो SPDIN से इनपुट लेना है। ये प्रॉपर तरीका होगा। इंटर एम्प्लॉय कोड आ गया, एम्प्लॉय बेसिक सैलरी डिडक्शन टोटल सैलरी। लेकिन जहाँ हम लोग डिस्प्ले करते हैं ना वहाँ पे यहाँ फिर दोबारा से इसको चाहे तो डिस्प्ले कर सकते हैं, इसको कोड को और नेम को केवल कंफर्म करने के लिए। GCC structure underscore salary dot c a dot out, नेम हो गया XYZ, कोड है मान लो 101, बेसिक सैलरी है 40,000, टोटल सैलरी हट गया है। सब उल्टा पुल्टा है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला गलत है, घटने का सवाल ही नहीं था, घट कैसे जाएगा। डिडक्शन माइनस होगा ना और अलाउंस उसमें ऐड होगा, ये ऐसे लिखाएगा बेसिक सैलरी माइनस डिडक्शन प्लस अलाउंस। अभी क्या हो रहा है कि अलाउंस भी उसमें से घट जा रहा है। एम्प्लॉय कोड मान लो 101, अब ठीक है 42,000 आगे बढ़, तो टोटल सैलरी में से जो है ना कुछ बढ़ के आएगा। चलो उसका प्रोग्राम है देवता का है, उसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रक्चर इस कैलकुलेशन स्ट्रक्चर 1 एम्प्लॉय टोटल सैलरी स्टूडेंट यूजिंग स्ट्रक्चर। मान लो पहला इसका है स्टूडेंट यूजिंग स्ट्रक्चर, बाकी इसका प्रोग्राम सब स्ट्रक्ट स्टूडेंट, देन स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है, परसेंटेज आई फ्लोट टोटल ओबी, टोटल ओबी क्या हो गया टोटल ऑब्टेन्ड जो होता है ये। स्टूडेंट रोल में गया, अच्छा यहाँ बीच में एरे बना हुआ है, फिर स्टूडेंट नेम, इसके नेम में गया इस नेम में, लेकिन ये गड़बड़ है, यहाँ पॉइंटर नहीं चाहिए, यहाँ जो है ना एरे होना चाहिए था, क्योंकि पॉइंटर तो बस 2 बाइट का जगह लेगा ना वो। ये सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक तो ये पॉइंटर ऑलरेडी है एस नेम और फिर उसके %% लगा हुआ है, ये तो और गलत हो गया, ये तो पॉइंटर टू पॉइंटर हो गया ना ये। इसको ऐसे नहीं करना होगा, ये लिखना होगा कि एस नेम, और जैसे मान लो कि 51 कर दिया यहाँ पे,
एक स्टूडेंट का जो नेम है मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स का होगा, इसका मीनिंग ये हुआ। अब यहाँ पे विदाउट यूजिंग एम्परसेंड इसको लिखना है स्ट्रक्ट डॉट स्टूडेंट डॉट एचटीएमएल। इन मैक्सिमम मार्क्स ये हो गया टोटल उसका। इफ टोटल इज इक्वल टू 500, मतलब ये तो पूछने का जरूरत था ही नहीं। ये जो मैक्सिमम मार्क्स 500 है इसको इनपुट लेने का कोई मतलब नहीं है। इसका क्लोजिंग कहाँ पे है? लाइन नंबर 44 तक जाना है, तो मतलब यहाँ से लेकर के और 44 तक का जो कंटेंट है, 44 के यहाँ तक का जो कंटेंट है इसके अंदर आएगा। इसका ये प्रिंट हो गया। चलो बाकी फिर ये फॉर लूप ला करके इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन पेपर, ये इस जगह पे स्लैश एन लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है। स्टूडेंट मार्क्स का आई, स्टूडेंट मार्क्स आई इज ग्रेटर देन 100। ओके, एक भी मार्क्स अगर गलत होगा तो प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। ये अप्रोच भी सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें केवल ये चेक किया हुआ है कि 100 से ज़्यादा नहीं हो, और एरर मैसेज में ये लिखा हुआ है कि 1 to 100। तो निगेटिव लोगों में कहाँ चेक कर रहे हैं? यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए ना कि स्टूडेंट मार्क्स और स्टूडेंट मार्क्स इज लेस देन 0। दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना है। दोनों में से कोई भी अगर होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा तब भी, 100 से ज़्यादा अगर आएगा तब भी, दोनों ही केस में क्या करना है कि जो मार्क्स ये मैसेज डिस्प्ले करें कि मैक्सिमम मार्क्स इज 0 एंड नेगेटिव मार्क्स इज नॉट अलाउड। तब फिर ये मैसेज कि प्लीज इंटर मार्क्स बिटवीन द गिवन रेंज, बिटवीन गिवन होगा यहाँ पे, गिवन रेंज 1 to 100। ये टोटल ऑब्टेंड 0 हो गया। तो इस फॉर लूप के बाद टोटल ऑब्टेंड को मेंटेन कर लीजिए। टोटल ऑब्टेंड इज दिस परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो परसेंटेज हो गया टोटल ऑब्टेंड इनटू बाई स्टूडेंट डॉट टोटल। ठीक है, अगर वो 40 से कम अगर आ गया तो ग्रेड डी, दो के बीच में अगर है तो सी, बी और ए। हालांकि यहाँ पे ये वाला जो है कंडीशन, सेकंड कंडीशन, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इसके एल्स में आ रहा है इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो 40 से ज़्यादा है। फिर जब इसके वो उसमें एल्स नहीं लगा हुआ है, इसके कारण से ऐसा लिखा हुआ है। चलो अब इसको चेक करते हैं। स्टूडेंट यूजिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द स्टूडेंट यूजिंग स्ट्रक्चर। रोल नंबर, जैसे यहाँ पे जिसमें पूछता है ना कि इंटर द स्टूडेंट रोल नंबर, तो कर्सर हमारा यहीं ब्लिंक करना चाहिए इसी लाइन में। नेक्स्ट लाइन में लेने का उसका कोई मीनिंग नहीं है। 1 दिए, स्टूडेंट नेम ABCD, मैक्सिमम मार्क्स 500, फर्स्ट पेपर 67, सेकेंड पेपर 56, 80, 90, अगेन 67। आ गया इतना, डेट आ गया इतना, परसेंटेज आ गया इतना। ठीक है, काम कर गया। दूसरा है एम्प्लॉय वाला, ये भी उसी से मिलता जुलता होगा। एम्प्लॉय का एमबी बोर्ड ई नेम, तो यहाँ भी इसको चेंज करना होगा। ये वाला मिस्टेक कर देगा, यहाँ पे एरे होगा, तो फिर 51 कर लो यहाँ, और यहाँ क्या करोगे, स्कैनएफ में एम्परसेंड हटा करके सिंपली एरे का नाम emp1.ename।
नेक्स्ट जो इसका है प्रॉब्लम, आज ये है नहीं आता ऑनलाइन, देखता भी नहीं है। EMP1 बेसिक सैलरी इंटू 10, अलाउंस डिडक्शन, ठीक है। GCC फाइल का नाम है स्ट्रक्चर 1, एम्प्लॉय कोड 111, एम्प्लॉय नेम ABCD, सैलरी बेसिक सैलरी वही 40,000, ठीक है। पहले वाले में 42,000 आ रहा था, यहाँ भी 42,000 आ रहा है, मतलब दोनों का कैलकुलेशन जो है सही है। और लास्ट वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया था, एज कैलकुलेशन वाला। यहाँ से जो है इसका अलाइनमेंट गड़बड़ाया हुआ है, ये यहाँ पे होगा। एक बना डेट नाम का स्ट्रक्चर, डे मंथ ईयर, ये स्ट्रक्चर सही है। दिवाकर का जो केस था उसमें क्या था कि यहाँ स्ट्रक्चर का नाम भी डेट था और यहाँ भी डेट था, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब स्ट्रक्चर का नाम डेट है तो उसके अंदर का जो कंपोनेंट है ना उसका नाम चेंज कर लेना चाहिए। जैसे ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है, ये सही है। फिर D1 इज द फर्स्ट डे, तो D1 D2 करने से बेहतर है कि इसका नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे D1 को यूज कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो इसका नाम डेट DO भी कर सकते हैं, इसका नाम कर लेते हैं करेंट डेट। फिर DMY एज 3, ये एज 3 क्यों आ रहा है, एरे क्यों बना हुआ था, डे मंथ ईयर, डे मंथ ईयर। ये जो वेरिएबल है एज नाम का, हमको पता है इसका कोई यूज ही नहीं है, फालतू है, इसको तो मिटा ही देना चाहिए। फिर आगे नंबर जो वेरिएबल है उसका इसमें कोई यूज हमको नजर नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है कि अगर D1 का डे अगर बड़ा है D2 के डे से, तो D2 का डे इक्वल टू D1 का डे प्लस D1 का मंथ -1, ये कैलकुलेशन सही नहीं है, क्योंकि इसके एल्स वाले पार्ट के लिए इस वाले में ये कैलकुलेशन उल्टा पुल्टा लग रहा है। अगर ये इससे बड़ा है तो फिर ईयर -1 प्लस 12, D1 का मंथ अगर बड़ा है D2 के मंथ से, तो D2 का ईयर में से -1 किया और मंथ में प्लस ऐड किया, तो उस तरीके से जैसे D1 का डे अगर बड़ा है इसके मंथ से, तो D2 के जैसे यहाँ पे -1 की है मंथ में से, तो यहाँ भी यहाँ डे में से -1 करना चाहिए, नहीं मंथ में से, यहाँ ईयर से -1, यहाँ मंथ में -1 करना चाहिए था और डे में 30 जोड़ना चाहिए था। ये दोनों का दोनों जो है ना गलत है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। इस लॉजिक में भी प्रॉब्लम है और इस लॉजिक में भी प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम है, क्योंकि D1 हमारा जो है वो है, हाँ सर इसका कैलकुलेशन बता दीजिए ना, ये कैलकुलेशन करेंट डेट और डेट और, तो सर बताए सिर्फ हैं अभी, एज एज नहीं अभी उसका जो दिवाकर का जो प्रोग्राम बता रहे थे, तो उसमें तो हम बता ही दिए हैं, उसमें लिख दिए हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है। इसका जो फाइल है दिवाकर वाला, कहाँ गया फोल्डर उसका,
इसमें जो था ना एज वाला, इसमें एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल, ये जो है हमारा करेंट डेट है, ये डेट ऑफ बर्थ है, और ये जो है करेंट डेट है। तो पहले क्या करना है कि डेट ऑफ बर्थ का जो डे है उसको चेक करना है कि वो करेंट डेट के डे से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अगर बड़ा या बराबर है तो ठीक है, माइनस कर लेंगे। अगर नहीं है तब उस केस में क्या करेंगे कि कैरी करेंगे, जैसे यहाँ पे कैरी कर रहे हैं कि 11 जो है वो छोटा निकल गया 20 से, तो यहाँ क्या करना है कि इसमें से एक कैरी लेना है। एक महीना कैरी लिए तो 30 में ऐड कर लेंगे, 30 ऐड करके 30 प्लस 11 माइनस 20 ये सर माइनस 20 समझ में आ गया ये। यही चीज़ तो वहाँ, यही नहीं यहाँ भी करना था, यही चीज़ यहाँ भी चेक किया हुआ है। जैसे D1 जो है, D1 है हमारा डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ चेक किया हुआ है कि D1 का डे अगर बड़ा है D2 के डे से, तो D1 का डे, D1 मतलब ये वाला हो गया, ये अगर इससे बड़ा हो गया तब तो कुछ झंझट ही नहीं है, तो सिंपल माइनस कर लेना है। प्रॉब्लम तब है ना कि जब D1 का डे इसके डे से छोटा है तब प्रॉब्लम है, तब उसके इसमें कैरी वैल्यू लेने का चक्कर है। जैसे यहाँ जो लिखा हुआ ना, एक लेस देन का सिंबल रहेगा कि अगर D1 का डे छोटा हो गया D2 के डे से, अगर ये लेस देन हो गया D1 का डे इसके हिसाब से, D1 का डे अगर D2 के डे से लेस देन अगर हो गया तो क्या करना है कि D1 के मंथ में से एक कैरी करना है। इस केस में D1 का जो मंथ है D1 डॉट मंथ माइनस माइनस कर लेना है, और फिर D1 डॉट डे प्लस इक्वल टू 30 कर लेना है। इस तरीके से फिर अगर D1 का मंथ अगर छोटा हो गया D2 के मंथ से, तो फिर उस केस में D1 का जो ईयर है ना उसको पहले तो क्या करना है कि D1 डॉट ईयर माइनस माइनस एंड देन D1 डॉट मंथ प्लस इक्वल टू 12। इसका अपना एल्स पार्ट भी एक होगा ना, D1 ले लिए, इसको ये कर लिए। इतना करने के बाद अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। अब यहीं पे लिखेंगे कि D इक्वल टू D1 डॉट डे माइनस D2 डॉट डे। नहीं, D1 D2 के चक्कर में गड़बड़ है ना। D2 यहाँ पे क्या है, D2 जो है करंट है। एक मिनट रुको, एक का नाम दो DOB और एक का नाम करो CD। CD नहीं, इसको करो 2 डे। दो वेरिएबल हो गया, एक हो गया डेट ऑफ बर्थ के लिए और दूसरा हो गया आज के डेट के लिए, 2 डे हो गया। अब ये सही से काम करेगा। जैसे जहाँ जहाँ D1 लिखा हुआ है ना उसको DOB से चेंज कर देते हैं, इसमें फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं कि D1 को DOB से चेंज करना है, कंट्रोल H, D1 को रिप्लेस करो DOB से, हर जगह पे चेंज हो गया। फिर D2 को रिप्लेस करो 2 डे से, अब ये सही हुआ। वेरिएबल का नाम जो है ना उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब पता चलता है कैलकुलेशन करते समय कि फॉर्मूला सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब यहाँ जो है सिस्टम, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये हमारा 2 डे है और ये DOB है, तो पहले देखना है कि 2 डे का जो डे है वो अगर DOB के डे से छोटा निकल गया तो 2 डे डॉट मंथ माइनस माइनस एंड 2 डे डॉट डे में 30 ऐड कर लेंगे, एंड देन ये हो जाएगा 2 डे डॉट डे
माइनस DOB डॉट ए ऐसे। और अगर ये सिचुएशन नहीं है तब तो सिंपली क्या करना है, लिखना है कि D इक्वल टू टूडे डॉट डे माइनस DOB डॉट ए। सेमीकोलन छूटा हुआ है। फिर चेक करना है कि अगर टुडे का मंथ छोटा अगर हो गया टुडे के DOB के मंथ से, देन टुडे ईयर माइनस माइनस एंड टुडे मंथ इक्वल टू प्लस इक्वल टू 12, देन M इक्वल टू टुडे डॉट मंथ माइनस DOB डॉट मंथ। और एल्स वाला जो पार्ट है उसमें एल्स अब यहाँ से इस दोनों स्टेटमेंट को हटा देना होगा, केवल y रहेगा। अब ये डिस्प्ले करेगा सही से। बाकी तो कहीं चेंज करना नहीं पड़ेगा, बाकी ठीक है। तो GCC एज कैलकुलेशन स्ट्रक्चर, जैसे कि लेते हैं एग्जाम्पल। हालांकि यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है कि किस डे है। अच्छा ठीक है, केवल डे मांगा जा रहा है। जैसे मान लो कि डे हमारा है 12, मंथ अगर है 5 और ईयर है 2000। तो आज का जो डे है, आज का डे है 11, मंथ है 5 ही है और ईयर है 2020। नाइनटीन ईयर्स 11 मंथ्स और 29 डेज आ रहा है। इनपुट हम लोग क्या लिए हैं, 2020 5 11, इधर 2000 है और 5 और 11 है, तो 2011 में से 12 नहीं जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 11 प्लस 30 माइनस 12, 29 आ गया। सही है, तो 29 यहाँ पे आ रहा है डेज में। और फिर ये जो था ये घट हो गया 4, तो 12 4 16, तो 12 प्लस 4 और माइनस 5 11, ये 11 हो गया। और फिर ईयर भी हमारा एक माइनस हुआ होगा, तो 2000, हाँ ठीक तो है, 2000 में हो जाएगा 19 माइनस 2000। अब ये कैलकुलेशन सही हो गया। 19 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 29 डेज, वही आउटपुट यहाँ आ रहा है 19 ईयर्स। हालांकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि 19 के बाद फिर ईयर छूटा हुआ है, केवल मंथ में लिखा हुआ है। इज, इसको ऐसा लिखना चाहिए था कि परसेंट बी, इसको ऐसे लिखो कि ईयर क्लोन परसेंट डी, मंथ क्लोन परसेंट डी, डेज क्लोन परसेंट डी। अब ये सही है, प्रोग्राम बना है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर में हमको पता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम है। कैसे स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहिए, कैसे उसके कंपोनेंट का नाम देना चाहिए, है ना, कहाँ एरे यूज करना है, नहीं यूज करना है, इस सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अभी भी है। स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम को अभी फिर से बनाना होगा, चूंकि सारा डिपेंडेंसी इसी पे है। आएगा जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे उसमें स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कुछ यूज होगा। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि एक सिंगल स्ट्रक्चर बना करके उस पर काम कर रहे हैं।
अगर हम लोग क्या बाद में जैसे रिक्वायरमेंट क्या है कि स्ट्रक्चर टाइप का हम एरे बना सकते हैं और स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसका नाम डेट है, तो इसमें दो वेरिएबल है, एक का नाम dio भी है, दूसरा टुडे है। हम अगर चाहें तो इसका एरे भी डिफाइन कर सकते हैं। एरे डिफाइन करके तब फिर उस पर काम कर लेंगे। इसको ये जो फाइल हमारा है, एक मिनट, ये भी सही था। ये पहला टॉपिक था, ये वाला। दूसरा टॉपिक था टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्ट नेम, ये सब जो है ना इसके अंदर लिखा हुआ था। डेटा टाइप 1, देन यहाँ रहा होगा वेरिएबल 1, ये ऐसे रहा होगा डेटा टाइप 1 एंड देन वेरिएबल 1, देन डेटा टाइप 2 वेरिएबल 2। ये पीडीएफ से जो कॉपी पेस्ट किए हैं ना उसका नतीजा है। डेटा टाइप 3 वेरिएबल 3, और ये जो स्ट्रक्चर नेम है ये जाएगा ऊपर यहाँ पे, ऐसे रहा होगा। ये इधर जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये इधर आएगा, इधर आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। तो अच्छा खासा इसमें टाइम लग जाएगा, तो इसको बाद में करेंगे। अभी यहाँ से नया टॉपिक शुरू कर देते हैं, फिर बाद में इसको अरेंज करके हम उसको अपलोड कर देंगे। टॉपिक क्या करना है कि बेसिकली स्ट्रक्चर टाइप का एक एरे डिफाइन करना है। आज जाएगा मई 11। टॉपिक नंबर इसका हो जाएगा 3, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। Just like we can define an array of predefined data types, such as array of integer, float, character. Similar to that, we can also define array of structure. तो उस केस में क्या करना है कि इन दिस केस while accessing components of the structure, we also need to provide the
पोजीशन होता है एलिमेंट ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि एम्प्लॉय, इसके अंदर हम लोग क्या किए हुए हैं कि इंटीजर टाइप का इसका कोड है, फिर कैरेक्टर टाइप का इसका नेम है, एंड देन कोड टाइप का बेसिक है। 3 कंपोनेंट इसके पास है, कोड है, नेम है और बेसिक है, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है। अब इसका जब एरे डिफाइन करना है तो लिखेंगे कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और फिर जैसे मान लो एरे का नाम दे दिया एम्प्लॉय लिस्ट। एम्प्लॉय लिस्ट का कुछ साइज फिक्स कर दिया हमने, जैसे 50 मीन्स या 100, मैक्सिमम 100 एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। अब इनपुट लेते समय क्या करेंगे कि पहले पूछेंगे इंटर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और फिर जैसे फॉर लूप चला करके या व्हाइल लूप यूज करके एम्प्लॉय का जो इन्फॉर्मेशन है उसका इनपुट ले लेंगे। तो मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है टोटल एम्प्लॉय। पहला इनपुट लेना होगा इसमें, रफ में लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इनपुट इन टोटल एम्प्लॉइज। फिर क्या करना है कि नाउ राइट ए फॉर लूप टू टेक इनपुट ऑफ individual एम्प्लॉइज। तो ये जो लूप हम लिखेंगे उसको ऐसे लिखेंगे कि फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन टोटल एम्प्लॉइज, एंड देन i प्लस प्लस। फिर यहाँ printf इंटर कोड नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नंबर %d, और ये आ जाएगा i+1 के लिए। ये जो स्कैनएफ होगा ना, स्कैनएफ में क्या करना है कि पहला तो %d, इसके अलावा है %s m के लिए, और फिर फ्लोट के लिए %f। एम्परसेंड एरे का नाम है एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट i डॉट कोड कॉमा। तो ये दूसरा जो होगा ना उसमें स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वाले केस में एम्परसेंड नहीं लगाना है। तीसरा जो होगा फिर वो स्ट्रिंग नहीं है, सिंपल वेरिएबल है, तो वहाँ फिर एम्परसेंड एंड देन इट्स वैल्यू इज बेसिक। अब फिर क्या करेंगे कि नाउ राइट लॉजिक टू कैलकुलेट deduction and allowance of each employee। तब उसके बाद फिर डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। काम वही है, लेकिन अंदर ये हो गया कि अब हम लोग को एरे बना के तब काम करना है। मतलब एक हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसका एक सिंगल वेरिएबल नहीं होगा, उसका मल्टीपल वेरिएबल है, एरे डिफाइन करना होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी एरे डिफाइन करना है या स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो इसको हमेशा मेन के बाहर डिफाइन करना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि उस प्रोग्राम में अगर बहुत सारा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो सारे फंक्शन के लिए वो एक्सेसिबल हो जाएगा। इसको भी केयर लेना है हमेशा कि जनरली
we should define structure outside the main function, outside every function. So that it can be used in all functions of the program. ऐसा होना चाहिए। इसी के बेसिस पे जो है ना, फिर हम क्या करते हैं कि एक दो प्रोग्राम छोटा छोटा लिख के दे देते हैं। उसमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर टाइप का एरे डिफाइन करना है, और उस एरे में मल्टीपल इनपुट लेकर के फिर उसको कैलकुलेशन करके तब उसको रिजल्ट्स को उसको डिस्प्ले करना है। आज 11 है। एक तो यही एम्प्लॉय वाला ले लेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू, फिर थोड़ा चेंज करते हैं, define a structure to represent a rectangle. Then define an array of that structure. Then display area and perimeter of each of rectangle. बेसिकली इसमें क्या करना है ना कि वो एक एरे डिफाइन करके अपने यूजर से पूछ लेना है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर। जितना वो इनपुट करेगा उतनी वो लूप चला करके हर रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ इनपुट लेकर के फिर उस हर का जो है एरिया और पेरीमीटर हर रेक्टेंगल का डिस्प्ले कर देना है। मिलता है एक थोड़ा और देते हैं, write a program using structure to take input multiple points of coordinate geometry। एक पॉइंट जो होगा ना उसके पास दो कंपोनेंट होगा, एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। Each point is having its own x and y coordinates. Then display the distance of each point from the origin। ओरिजिन से किसी पॉइंट का जो ये होता है डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है कि केवल ओरिजिन से कर रहे हैं। अब क्या करेंगे इसको, ओरिजिन से नहीं करके देन एक इनपुट the source point and destination point from the user। After that
इसको रहने दो, हटाओ। ठीक है, कर सकते हैं। आफ्टर दैट कैलकुलेट द डिफरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन these 2 points। जैसे मान लो कि शुरू में स्टार्टिंग में हमने पूछा है यूजर से कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। यूजर ने क्या किया कि लिखा है कि 5 पॉइंट्स। तो पांचों पॉइंट का हम इनपुट लेंगे। पॉइंट नंबर 1 का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट नंबर 2 का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट नंबर 3 का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। उसके बाद जब पूछेंगे कि सोर्स पॉइंट, तो ये सोर्स पॉइंट में जो है ना उसका एक्स वाई नहीं पूछना है। मतलब सोर्स पॉइंट का मतलब ये हो गया कि कौन सा, पहला पॉइंट कि दूसरा पॉइंट कि तीसरा पॉइंट। फिर ये डेस्टिनेशन पॉइंट जो है ना ये भी हो जाएगा पॉइंट का नंबर कि फर्स्ट कि सेकेंड कि थर्ड। फिर जो वो बताएगा कि ये ठीक है सोर्स पॉइंट हमारा 2 है और डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा 5 है, तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5 के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको निकाल करके वहाँ उसको डिस्प्ले कर देना है। तीनों का तीनों जो है ना, तीनों में एरे यूज करना है। इसमें जो एरे होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रेक्टेंगल को, इसमें जो एरे होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट को, और यहाँ भी जो एरे है वो भी रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट को। इसमें क्या है कि ढेर सारे पॉइंट्स का इनपुट लेकर के हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन उसको डिस्प्ले कर देना है। और यहाँ पे पहले सारे पॉइंट्स का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इनपुट लेना है। उसके बाद ये पूछना है कि आपका सोर्स पॉइंट कौन सा है, डेस्टिनेशन पॉइंट कौन सा है, और फिर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मेजर करके और उसको डिस्प्ले कर देना है। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा, यहाँ पे है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है वो कैलकुलेट होता है ऐसे, एस क्यू आर टी पॉइंट एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई, इससे कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ है कि डिस्टेंस बिटवीन P1, मतलब P1 मेरा फर्स्ट पॉइंट है जिससे मान लो x1 है और y1 है, एंड P2 अगर मेरा सेकेंड अगर है जिसका कि कोऑर्डिनेट x2 और y2 है अगर, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट ऑफ देन x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाई x1 माइनस x2, फिर प्लस y1 माइनस y2 प्लस y का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ये y1 माइनस y2 और ये भी हो जाएगा y1 माइनस y2। ये 3 प्रोग्राम है, तीनों प्रोग्राम का नेचर एक ही जैसा है। तीनों में क्या करना है कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज करना है। अभी हम इसको थोड़ी देर बाद इसको अपलोड करेंगे, थोड़ी देर के बाद, इसलिए कि इसको पहले हमको अरेंज करना होगा। ऊपर जो लिखा हुआ है ये भी प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, पीडीएफ से चूंकि किया कॉपी किया हुआ है, इसको अरेंज करके तब फिर इसको अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जो है ना ये वाला जो कंटेंट है, इस दिनों जो टास्क है इसको भी हम क्या करेंगे कि व्हाट्सएप में डाल देंगे। इसको देख करके फिर अपना काम कर लेना है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल।